सब देख ही रहे हैं कि मंच पर हमारे देश के समाज के प्रश्नों पर, इतिहास के प्रश्नों पर, मीडिया के प्रश्नों पर, संस्कृति के प्रश्नों पर जो लोग विचार विमर्श करते रहे हैं, जिनको हम लगातार सुनते रहे हैं, उनकी आभा यहाँ मंच पर हम सब तक आ रही है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक मुझे 3 दिन से बहुत ही अंदर से खुशी है, छोटा मोटा लिखने पढ़ने की वजह से। एक श्लोक है, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये जो 7 चिरजीवी हैं उसमें महर्षि व्यास भी हैं, तो यहीं कहीं होंगे और श्री राम तिवारी साहब को, इस प्रोग्राम के आकल्पक को धन्यवाद कर रहे होंगे। बहुत इनको बार बार कह रहे होंगे कि ऐसा महाभारत पर एक अनूठा आयोजन, अपने तरह का आयोजन जो भारत भवन में श्री राम तिवारी सर ने रचा है, वीर भारत न्यास की तरफ से, भारत भवन और संस्कृति विभाग के सहयोग से, उसको व्यास आशीर्वाद दे रहे होंगे और उनका महाभारत ऐसे हो रहा है, इसके प्रति उन्हें निश्चय ही प्रसन्नता होगी। तो मैं भारत भवन की तरफ से और आप सब की तरफ से श्री राम तिवारी साहब का अभिनंदन करता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए। इसमें एक बहुत ही सुंदर संचयन आपके ही प्रेरणा से बना है, सभ्यता की सांस करके। कहीं न कहीं एक आपकी ही परिकल्पना है कि महाभारत का जो एक साभ्यतिक संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो पिछला जब आपने ही सदानीरा समारोह किया था तो एक पृथ्वी पानी का देश है नाम से संग्रह निकला था, जो भारतीय खास तौर पर हिंदी कवियों पर की कविताओं पर आधारित था, जो जल और नदी की कविताएं थी। एक संचयन निकला है सभ्यता की सांस, और उसमें देश के, भारत के बाहर के, भारत के इतर जो कवि हैं तमाम भाषाओं में, उनकी कविताओं का संचयन है सभ्यता की सांस। और निश्चय ही हम सब के धमनियों में जो लहू बह रहा है, की अस्मिताएं निकाल रहा है कोई इतिहास से तलवारें, कोई दबोच लेना चाहता है पृथ्वी का कोई न कोई भूगोल, कोई नोच लेना चाहता है भाषा से सुंदरता के अर्थ और अभिप्राय। हमने कितना खो दिया है स्मृति का अवकाश, और सिकुड़ रहा है कितना हमारी सदा सहता का आकाश। संवेदनाओं को बहुत पीछे छोड़ दौड़ रही हैं सूचनाएं, विस्थापन, महामारी, कटुता से परेशान हैं हमारी तारीखें। बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे अपयश के अध्याय, और लड़खड़ाई हुई है प्रश्नों की प्रतिष्ठा। हर दिन लहूलुहान कर दिया जा रहा है जब आत्मसम्मान, तब इतनी ही तो आकांक्षा है हमारी कि हर पेट में रहे रोटी की रोशनी, और बना रहे आत्मा में करुणा प्रेम का अथाह। लेकिन आह सद कहाँ पा रहा है ठीक से यह, काट दिए जा रहे हैं घातक रसायनों से हमारी कल्पनाओं के पंख, और हमारी चेतना में भी उड़ेल दिया जा रहा है जीवन विरोधी बहसों से निकलता हुआ सारा का सारा जहर। दरअसल जो कविता जिस तरह की चिंता को लेकर करती है, तो ये जो प्रश्नाकुलता है, जो वैचारिक सत्र है इस महाभारत समारोह में इसीलिए परिकल्पित किया गया है कि हमारे युग की जो पीड़ाएं हैं, मुश्किलें हैं, हम अपनी उत्सव प्रियता के साथ इन प्रश्नों को भी, इन प्रश्नाकुलताओं को भी सामने लाएं। हम वैचारिक सत्र में आगे चलेंगे। इसके पहले स्वागत वक्तव्य के लिए आदरणीय श्री राम तिवारी जी, वीर भारत न्यास के न्यासी और इस आयोजन के परिकल्पक, तिवारी साहब से आग्रह है कि आप आएँ और स्वागत वक्तव्य देने का अनुग्रह करें। आदरणीय तिवारी जी। मंचासीन मित्रों और इस अंतरंग सभागार में उपस्थित सारे मित्रों, सबका हृदय से स्वागत है। आज का जो सत्र हम लोग विचार जो हमने किया है, भारत होने का अर्थ, तो इसको लेकर बहुत सारे भ्रम देश और दुनिया में फैले हुए हैं। भारतवर्ष अपने भीतर मनुष्यता के महाभाव को बसाए हुए हमारी रगों में धड़कता मिलता है हमेशा।
वैश्विक सभ्यताओं की सांस भारतवर्ष ही है। महाभारत के पहले और महाभारत के बाद कभी भी भारतवर्ष ने अपना हृदय बंद नहीं किया, कभी भी नहीं। मित्रों, वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य पर केंद्रित समागम महाभारत में आप सभी सहभागियों और सहयात्रियों का दिल से स्वागत है। बताना न होगा कि 21वीं सदी के सबसे कठिन समय में जब दुनिया के आधे से अधिक देश अपनी इस फलती फूलती और मुस्कुराती हुई दुनिया को ही मिटा देने पर आमादा हैं, तब आप सब साथी इस खूबसूरत विकास की अनंत संभावनाओं और कविता से भरी पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी अपनी अंजुरी भर बित्तासी कोशिश के लिए आ जुटे हैं। इससे हमारी और जाहिर है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की संस्कृति और सभ्यता वाले भारतवर्ष की हिम्मत निश्चित रूप से बंध रही होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास। इस महाभारत समागम के माध्यम से हम भारतवर्ष की विरासत के, सृजनात्मकता के तथा भगवान श्री कृष्ण के शांति, अनुशासन, अभय और उदय के पाठ को गुनने, समझने तथा हृदय में आत्मसात करने का आह्वान कर रहे हैं। भारतवर्ष का अर्थ ही है मानवीय मर्यादा और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित एवं सर्जना तथा औदार्य के प्रकाश से सदैव ही दीप्तिमान महादेश। विश्व बंधुत्व के भाव से आकंठ रचा बसा राष्ट्र, मानवीय सभ्यताओं की पारस्परिकता, मनुष्यता के जीवन, स्वप्नों और मानवीय संवेदनाओं के महाआलोक से समृद्ध भारतवर्ष। यदि हमारी सभ्यता ने युगावतार श्री कृष्ण के संदेश को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया होता, अहंकार, राज्य लिप्सा और शक्ति के मद तथा युद्ध को अपनी मानसिकता बनाकर महाभारत के विनाश पर्व को अंगीकार नहीं किया होता, तो भारतवर्ष की शक्ति, सामर्थ्य, उत्कर्ष की कहानी कुछ और ही होती। इसलिए महाभारत के ज़माने में आज से 5-7 हज़ार वर्ष पहले हुए दुनिया के सबसे पहले विश्व युद्ध का हम उत्सव मनाने नहीं जा रहे, बल्कि उस समय हुए हमारी सभ्यता के संहार की ग्लानि से भी भरे हुए हैं। हम सच में रावण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, चंगेज खान, सिकंदर, नेपोलियन, बाबर, हिटलर, मुसोलिनी, फ्रैंको, तोजो को लेकर भी ग्लानि से भरे हुए हैं। और यह भी कि हम सिंधु सभ्यता के मौन, मेसोपोटामिया के भय आधारित कानून, मिस्र के मृत्युबोध, चीन की नैतिक सत्ता, यूनान के प्रश्नाकुल विवेक, रोम की संस्थागत शक्ति, माया और इंका के चक्रीय समय और फारस की सहिष्णु दृष्टि को आत्मसात कर वर्तमान तथा भविष्य की सभ्यता के संतुलन को साधना चाहते हैं। क्योंकि भारत या भारतीय होने का अर्थ ही है युद्धों से भरा विश्व इतिहास हमारे लिए इतिहास का निर्णय नहीं, मानवीय करुणा और सृजनात्मकता का संवाद है। हम सारी भूली बिसरी सभ्यताओं की आवाज़ सुनना और दोहराना चाहते हैं, क्योंकि यही भारतवर्ष की आवाज़ है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। जो कविताओं के पुनर्पाठ का जिन विद्वानों से, संस्कृति कर्मियों से हमने आग्रह किया है, उसमें राजेंद्र गुप्त जी, आप सब जानते हैं, सिनेमा में, सीरियल्स में, नाटक में सब, और इस मंच पे उनकी उपस्थिति रही है। उनका मैं भारत भवन में सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनका यहाँ होना, आग्रह किया था कि इस कविता, जो विश्व कवियों की कविता है, उसका पुनर्पाठ आप करें, और आपने कृपापूर्वक माना। राजेंद्र गुप्त जी हमारे बीच हैं। जैन देशमुख जी, जो ये आप हमारा अंतरंग हाल देख रहे हैं, तो ये कहीं पर्दे ठीक करते हुए, कहीं नाटक में अभिनय करते हुए, कहीं साज सज्जा करते हुए, यहाँ एक इतने सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में हम उनको जानते हैं। आज हमारे अतिथि हैं। मैं जैन देशमुख जी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने भी नाटक में और सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ख़ास तौर पर सेट को डिजाइन करने में। कैसे जो भारत होने का अर्थ है आपके सेट में कैसे आभासित होता है। जैन देशमुख जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। बसंत सिंधे जी हैं, जिनका साइंस से
ताल्लुक है, उनका अपना सूचना है। तिवारी सर ने ऐसा किया कि महाभारत पर ऐसा न करो कि सिर्फ साहित्य वाले भर आ जाएं, जो दूसरे अनुशासन के लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस सभ्यता पर, आज के सवालों पर, चाहे वो समाज के हों, इतिहास के हों, विज्ञान के हों, सब कुछ सामने आना चाहिए। जब हम ज्ञान परंपरा कहते हैं तो थोड़ा बड़े फलक पर उसको देखने की कोशिश है। तो शिंदे सर का स्वागत है। दीपाली जी हैं जिनने महाभारत पर बहुत काम किया है, एक अभी बहुत ही सुंदर किताब भी दी है उनने, मैं अभी ठीक से तो नहीं पढ़ पाया लेकिन उसको देखा मैंने, बहुत ही अच्छा है। बल्कि जो महाभारत का शांति पर्व है और अनुशासन पर्व है, जैसा आपने उस किताब में वरीयता दी है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा काम है। तो आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सीताराम दुबे जी हैं, आप इतिहास के अध्येता और विशेषज्ञ हैं। आपका यहाँ होना इस जो प्रकल्प है, ये जो हमारा आयोजन है, उसको संबल देता है और जिस तरह से आयोजन रचा गया है तो उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी हम सबको मिलेगा, अभी हम वक्तव्य में देखेंगे ही। शिवाकांत वाजपेयी जी हैं, ऐसे युवा पुरातत्व विशेषज्ञ हैं कि जिनको हम लोग पुरातत्व में जब कोई चीज़ तस्दीक करनी होती है तो कांत जी से करते हैं उसे। उनका भी स्वागत है। अभी जो कुछ एक दो प्रोग्राम भारत भवन में हुए हैं उनको सुनने का हमें अवसर मिला है। वाजपेयी जी का स्वागत। राजेश शर्मा जी चिकित्सा से आते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि दूसरे अनुशासन से लोग आएँ, चिकित्सा के क्या सवाल हैं, क्या प्रश्न हैं। दरअसल इस समय प्रश्न की प्रतिष्ठा ही नहीं रही है, तो एक तरह से प्रश्न की पुनर्प्रतिष्ठा का भी ये समारोह है। जब प्रश्न ही गड़बड़ होगा तो समाधान कैसे अच्छा हो सकता है। तो इस अर्थ में जो महाभारत समारोह है, प्रश्नों की प्रतिष्ठा का भी आयोजन है कि जिसमें सही सवाल हो, जिससे हम सही समाधान की तरफ जा सकें। शैलेंद्र शर्मा जी हैं जिनका शिक्षा में, सामाजिक चिंतन में योगदान है, हमारे अनुरोध पर यहाँ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत भवन के न्यासी, पत्रकार, लेखक विजय मनोहर तिवारी सर हैं यहाँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसके आप कुलगुरु हैं, कुलपति हैं और बहुत तमाम नवाचार कर रहे हैं। सर आपका विशेष स्वागत है। और इस परिसर के भी हम लोग तो कारिंदे हैं, मालिक वही हैं, इस अर्थ में भी उनका स्वागत है। मुकेश मिश्रा जी समाज के प्रश्नों पर, राजनीति के प्रश्नों पर, शिक्षा के प्रश्नों पर लगातार लिखते रहे हैं और यहाँ हमारा जो ठेंगड़ी संस्थान है उसके डायरेक्टर हैं और भारत भवन से इस तरह के आयोजनों से हमारे विभाग से उनका बहुत खूबसूरत राब्ता रहा है। तो आदरणीय मुकेश मिश्रा जी का स्वागत है। हम सब के अनन्य प्रिय संतोष चौबे जी यहाँ हैं, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि, कथाकार, चिंतक, बहुत सारा उनने काम किया है अनुवाद के माध्यम से और कई यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से 4-5 हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी लगातार और विश्वरंग जो बड़ा आयोजन होता है, देश में बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसके डायरेक्टर, आकल्पक, प्रकल्पक हैं उसके। और ये कहना चाहिए कुछ ही ऐसे लोग हैं जो तमाम कई अनुशासनों में रचनात्मक ढंग से सक्रिय हैं, उनमें से आदरणीय संतोष चौबे जी हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तिवारी साहब का भी परिचय आप सबके सामने रखता ही रहा हूँ। संस्कृति विभाग के, चूंकि महाभारत है तो संस्कृति विभाग के भीष्म पितामह हैं सर जैसे वो बाण विद्ध थे ऐसे आप प्रश्न विद्ध हैं तमाम सवालों से, लेकिन बहुत खूबसूरत ढंग से विभाग को चलाया, नया चले, नवाचार के साथ काम चले। और जो अभी सरकार ने वीर भारत न्यास बनाया है उसके आप न्यासी सचिव हैं और हमारे विभाग में सुंदर गतिविधियां हो उसके आकल्पक तो हैं ही, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। दो मीडिया से यहाँ बहुत प्रखर पत्रकार हैं, ब्रजेश राजपूत और आनंद पांडे जी, जो अब आगे वैचारिक सत्र को चलाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको चलाएं। उनका होना सचमुच में हम लोगों को बहुत अच्छा है, बल्कि मैं चुनौती भी मानता हूं उनके लिए, चूंकि उस पर्दे का अपना अलग स्वरूप है, इस खुली सभा का अलग स्वरूप है। तो जब ब्रजेश जी और आनंद जी उसको संचालित करेंगे तो निश्चय ही उनका अनुभव और कल्पनाशीलता उसको बहुत खूबसूरत बनाएगा। मैं ब्रजेश जी का और आनंद जी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आगे की सभा अब आप लोगों के हवाले, विषय जैसा कि सर ने बताया और आप सबको ज्ञात ही है, भारत का अर्थ, उस पर बातचीत हो। अब ब्रजेश जी और आनंद जी।
मंच पर मौजूद सभी अतिथि और सामने बैठे सभी सम्मानित श्रोतागण, और आप जानते हैं बड़ी चुनौती है, इतना बड़ा मंच है और संभालना हम दो पत्रकारों को है। जैसा कि कहा गया है कि प्रश्नों की पुनर्स्थापना भी यहाँ होनी है, तो किसी पत्रकार से ज़्यादा प्रश्न भला कौन पूछता होगा, तो हम लोगों को यहाँ बिठाना है जिम्मेदारी के साथ। मगर निश्चित ही महाभारत से होते एक महाभारत पे जो बड़ा आयोजन हो रहा है भोपाल में पिछले 16 तारीख से, और उसमें तिवारी जी ने जो पूरा आकल्पन किया है उसका कि महाभारत को लेकर किसी तरीके से संस्कृति, कला, नृत्य, आख्यान कुछ छूटे ना, हर तरह से हम लोग उसको समझने की कोशिश करें, और उस पर एक बड़ा पहलू अभी है कि विचार विमर्श कैसे किया जाए कि जो सब कुछ हुआ है या जो सब कुछ घट गया है उस पर कैसा लिखा गया है। यहाँ जो मंच है बहुत सारी अलग अलग विधा के लोग हैं, अच्छा खासा अनुभव है सबके पास, और अब ये बड़ी कोशिश होगी कि कैसे भारत होने का अर्थ को हम लोग सामने लाएं। तो उसी सबसे पहले कोशिश यही है कि जो हमारे शिंदे सर हैं तिवारी जी के पास बैठे हुए, शिंदे सर आप चूँकि साइंस के, विज्ञान के व्यक्ति रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से भारत होने को अर्थ को, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है विज्ञान का भी बड़ा अर्थ है, उसमें विज्ञान की बड़ी भूमिका रही है हमारे भारत के इतिहास को, समाज को एक वैज्ञानिक तरीके से भी दिखाया। भारत वो समाज है जहाँ वैज्ञानिकता कभी खत्म नहीं हुई है, एक उस दृष्टिकोण से भी। तो आप सबसे अनुरोध बस यही है कि चूँकि बहुत अच्छा खासा मंच है, सबको बोलने का पर्याप्त वक्त मिल जाए, तो अपनी बात संक्षिप्त रखिएगा, तो यदि ज़रूरत हुई तो हम लोग फिर एक राउंड सब लोगों से करेंगे और सामने जो हमारे सम्मानित श्रोता हैं उनके सवाल भी हम लोग ले सकेंगे। तो प्लीज़ शिंदे सर। मैं सबसे पहले संयोजकों का मैं आभार मानूंगा कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया। मैं एक पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और हम लोग आर्कियोलॉजी के जरिए जो हमारी सभ्यता हुई, रामायण महाभारत जैसे इवेंट्स हुए, उसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं। तो ये भारत की जो कल्पना है, हम हमेशा हमारे इतिहास या हमारे जो लिटरेचर है उसमें हम उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन जब हम पुरातत्व का जब विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत लगभग 5000 साल पीछे जा रहे हैं। मैंने सरस्वती और सिंधु सभ्यता के ऊपर काफ़ी काम किया है और मैं मानता हूँ कि सरस्वती और सिंधु सभ्यता और महाभारत लगभग एक ही समय में हुआ है, और उस टाइम की जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने दुनिया को क्या दिया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम देखते हैं कि ये सरस्वती सभ्यता और सिंधु सभ्यता की जो विकास हो रहा था, उसकी शुरुआत लगभग 8000 साल पीछे जा रहे हैं। जो हमने जो राखीगढ़ी में काम किया है उससे हम पता चलता है कि ये शुरुआत उसकी काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो 8000 से लगभग ईसा पूर्व 2600 BC के आसपास वो पूरा उनका एक विकास होता गया। और उस टाइम जिसको हम अर्ली हड़प्पन बोलते हैं, तो उस टाइम अलग अलग रीजनल कल्चर्स थे, और वो रीजनल कल्चर्स का एक इंटीग्रेशन लगभग 2026 के आसपास 26 से BC के आसपास उसका एक इंटीग्रेशन हुआ था, और एक बड़े पैमाने पे, बड़े एरिया में उसका इंटीग्रेशन हुआ था। तो दुनिया के इतिहास में हम मानते हैं कि ये सबसे पहले जो राष्ट्र की कल्पना है, दुनिया में सबसे पहली कल्पना वो भारत में हुई थी, और एक बड़े पैमाने पे एक जैसे जिसको हम बोलते हैं कि एक यूनिफॉर्म कल्चर उसका उगम हुआ था। तो एक देश की कल्पना उस टाइम आती है, और महाभारत में भी भारत का जिक्र आता है। तो हम मानते हैं कि भारत की शुरुआत ये लगभग उस टाइम पीछे जा रहे हैं। हम हमेशा भारत की जो सभ्यता है उसकी हम मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता उसके साथ हम हमेशा उसके साथ कंपेयर करते हैं, और लोगों को ये शायद मानना है कि शायद हमारी जो सभ्यता है वो इतनी प्रगत नहीं थी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा शायद हड़प्पन्स जो सिंधु सभ्यता और इसके जो लोग थे सबसे विकसित थे, और हमारी जो सभ्यता है भारतीय सभ्यता उसी से विकसित आगे बढ़ गई है। तो ये हम मानते हैं कि लगभग हड़प्पन लोगों का उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनकी फिलॉसफी थी, बिल्कुल अलग थी।
वो अगर चाहते तो वो पिरामिड जैसा इजिप्शियन लोगों ने बनाए थे वैसे बना सकते थे, लेकिन उन्हें जो किया था वो सिर्फ लोगों के लिए किया था। दे मेड इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। तो उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे वो संपत्ति लाते थे वेस्ट से, और उसका उपयोग सामान्य लोगों के लिए एक बड़ा बहुत ही अच्छा जिसको हम बोलते हैं कि वेल प्लान सिटीज़ और पूरा हाइजीनिक सिटीज़ बनाने में उसका उपयोग किया था। ये बिल्कुल अलग फिलॉसफी थी उनकी। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारी शुरुआत से हमारी फिलॉसफी थी कि लोगों के लिए करना था, ये हमारी फिलॉसफी थी। दूसरी बात है कि हमने काफ़ी कुछ किया है, दुनिया को काफ़ी कुछ दिया हमने। जैसे हम हमेशा मानते हैं कि दुनिया को स्वर कैसे बनाना है, उसकी शिक्षा हमने दिया है उसको, दुनिया को, ये हम मानते हैं। फिर जो हमने इसमें जिसको हम लाइफ साइंस बोलेंगे, उसमें भी हमने काफ़ी प्रगति की थी। जो योग परंपरा है, योग परंपरा की शुरुआत हड़प्पा इस सभ्यता में मिलती है, उसके प्रमाण मिले हमको अलग अलग एक्सकर्शन में उसके प्रमाण मिले। तो वो उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। उसके अलावा जिसको हम मेडिटेशन की प्रोसेस है, उसकी भी शुरुआत हमने की थी, उसके प्रमाण मिलते हैं। दूसरा जो प्रमाण मिलता है कि जो हम बोलते हैं कि ये हमारी दुनिया को देन है, वो ये देन है कि हमने मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड दुनिया को दिया है, जिसको आज वो उसको बोलते हैं कि उसको इंग्लिश बॉन्ड कंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जो शुरुआत है उसकी वो हड़प्पा काल में जाती है। आप शायद जानते हो कि जब ईंट की दीवार बनते हैं तो एक ईंट का जो लेयर है वो हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखा जाता है। तो ये शुरुआत उसकी लगभग हड़प्पा काल में हुई थी, और आज ये पूरी दुनिया उसको मानते हैं। और ये जो कल्पना है, इसकी कल्पना को या ये जो टेक्निक है, ये ब्रिटिश लोगों को 14 शताब्दी तक मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने फैला कि ये हमने डिस्कवर किया था, उसको इंग्लिश बॉन्ड बोला जाता है। तो हम हमेशा बोलते हैं उसको हड़प्पन बॉन्ड या सिंधु सभ्यता का बॉन्ड बोलना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमको जानने की ज़रूरत है। इसलिए कि सबसे पहले मैं अभी लोथल एक गुजरात में जो सबसे दुनिया में सबसे प्राचीन जहाँ बंदरगाह मिला है, वहाँ पे एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज हम म्यूजियम बना रहे। तो वहाँ पे हम दिखा रहे कि दुनिया में जो मैरीटाइम की शुरुआत है, मैरीटाइम ट्रेड की शुरुआत है, वो हड़प्पन लोगों ने की थी। और ये देन हमारी दुनिया को है, और हमने ही दुनिया को लगभग बोट्स या शिप्स कैसे बनाते हैं उसकी तकनीक भी हमने दुनिया को दिया है। ये बहुत जानना जरूरी है लोगों को कि ये हमारी देन दुनिया को है। तो ये सब शुरुआत उसकी शुरुआत इस काल में होती है। तो ये भारत की देन दुनिया को हम मानते हैं कि भारत की देन दुनिया को हमने दी है। तो ये जानने की ज़रूरत हम करते हैं कि सिर्फ उसकी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसकी ज्ञान परंपरा कैसी थी उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। शुक्रिया वसंत जी, शुक्रिया। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और देखिए जो बोला कि हम लोग हमेशा परोपकार की बात करते थे, यानी हिंदुस्तान की सभ्यता कभी भी आत्म केंद्रित नहीं रही है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इसी मूल प्रश्न को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं आऊँगा सीधे विजय मनोहर तिवारी जी के पास। विजय भाई, आपसे एक सवाल में 3 सवाल मेरे रहेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बहुत आपने बाहर देखा होगा औदार्य शब्द लिखा हुआ है, औदार्य। ईमानदारी से बताइए कितने लोग को मालूम है औदार्य का अर्थ क्या होता है? आपको तो निश्चित तौर से मालूम होना चाहिए, आपको तो निश्चित तौर से मालूम होना चाहिए। आप तो उदारता, बिल्कुल उदारता। तो जो अभी शिंदे साहब ने बोला कि हम लोग बहुत उदार रहे हैं शुरू से ही, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो नए बच्चे भी बैठे हैं शायद उनको ना मालूम हो। और मैं विजय भाई के पास आ रहा हूँ सीधे। विजय भाई, मैं महाभारत में ये कहा जाता है कि अगर महाभारत में कोई घटना नहीं है, महाभारत में कोई विचार नहीं है, तो इसका मतलब वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा माना जाता है। तो एक तो आप इसको डिफाइन करिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और मेरे मूल प्रश्न है, 3 प्रश्न हैं, एक साथ मैं आपसे समझना चाहूँगा। अगर हम बात करें महाभारत की, तो इसका जो केंद्रीय प्रश्न था वो क्या था? बुनियादी टकराव था वो क्या था? और जो महत्वपूर्ण सीख हमको लेनी चाहिए वो हम क्या ले सकते हैं? माइक आप। एक तो भारत भवन में किसी प्रकार के महाभारत के होने की ज़रूरत नहीं है,
और अगर वो कोई महाभारत हो तो वो ऐसा अर्थपूर्ण महाभारत होना चाहिए। एक ट्रस्टी के नाते मैं ये कहूँगा। आपके जो प्रश्न हैं उसमें जो अंतिम जो भाग है उसका मैं पहले बात करूँगा कि क्या लर्निंग्स हैं हमारे लिए इसकी। देखिए, भारत की हजारों वर्ष की यात्रा में उसकी स्मृतियों में जो दो चीज़ें अंकित हैं वो एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। महर्षि वाल्मीकि का रामायण है और महर्षि वेद व्यास का महाभारत है, जो हजारों वर्ष की लंबी यात्रा में, जिसमें कई सदियां बहुत विनाशकारी हमारी छाती से गुजरी हैं भारत की, जिसे मध्यकाल का भारत का इतिहास कहते हैं। उसके बावजूद अगर ये हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं बचा रह गया है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो अभी जो सभ्यताओं की बात की, पूरी दुनिया में मनुष्य जाति के विकास के क्रम में 45 के आसपास सभ्यताएं विकसित हुई हैं। उसमें अकेली भारत की सभ्यता है जो जीवित है। हजारों वर्ष पहले गायत्री मंत्र मेरे पूर्वज जिस तरह से पढ़ते थे या गीता को जिस तरह से याद करते थे, पढ़ते थे, मैं आज उसी तरह से पढ़ता हूँ। तो ये एक लिविंग ट्रेडिशन वाला एक देश है। लर्निंग इन दोनों ग्रंथों की ये है मेरे लिए एक पत्रकार की दृष्टि से। एक शकुनी है एक किरदार जो महाभारत में है, और महाभारत को पूरा प्रवोक करने वाला, उकसाने वाला उस पूरी टकराव को। और महाभारत कोई दो राष्ट्रों की लड़ाई नहीं है, दो देशों के बीच में हो रहा कोई महायुद्ध नहीं है, वो एक ही परिवार की इस अभिलेख को लिखवाने से पहले, मतलब 3735 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ। उसमें एक श्लोक आता है, एग्जैक्ट श्लोक तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें त्रिसप्तेषु सहस्र सप्तपंचेषु दाह भारत वादिता, ऐसा जिक्र आता है। उस अभिलेख की कंपोजिंग रविशरण ने की थी, रवि कीर्ति ने की थी। रविशरण ने तो प्रयाग प्रशस्ति की थी, समुद्रगुप्त, लेकिन रवि कीर्ति ने की थी। और उसकी तुलना कालिदास से की गई। तो उसको किसी अगली बार की जो लोग कालिदास के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसका विषय भी है अलग से वो। तो जो अभिलेख लिखा गया उसमें कहा गया कि 3735 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। जब यह अभिलेख लिखा गया उसके पहले उस अभिलेख की जो तिथि है वो है 634 ईस्वी। अब जो 3735 वर्ष का जिक्र आया कि इस अभिलेख के लिखने के 3735 वर्ष पहले हुआ, तो अगर हम लोग 634 साल उसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास हमारे जो पारंपरिक विद्वान जो तिथि देते हैं वो 3101 ईस्वी एग्जैक्ट आ जाती है। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका। तो ये महाभारत युद्ध की बात हुई। दूसरी बात हुई कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे रथ नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी ना कि हमको रथ नहीं मिलता, इसलिए युद्ध नहीं हुआ। अभी हमारे साथी हैं संजय मंजुल, जिन्होंने सिनौली की खुदाई की है, उन्होंने एक बड़ा भारी रथ निकाल दिया। अब उस रथ को लेके अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि उस रथ को देखा है, उनके काम को देखा है, और उस रथ की जो कहें कि जो लैब डेटिंग है वो भी आ चुकी है, वो भी 2000 ईसा पूर्व से ज्यादा की डेटिंग है। तीसरी बात यह है कि अगर महाभारत को हम लोगों को प्रमाणित करना है तो महाभारत के कई प्रस्थान बिंदु हैं। एक प्रस्थान बिंदु तो यही शुरू हो जाता है कि जो लोग हमारे इतिहास बोध पर सवाल उठाते थे उनको मेगस्थनीज की इंडिका देखनी चाहिए। मेगस्थनीज की इंडिका अगर आप देखते हैं तो मेगस्थनीज की इंडिका तो मिलती नहीं कहीं पे। मेगस्थनीज की इंडिका के कुछ कुछ हिस्से मिलते हैं। वो किस में मिलते हैं? स्ट्रेबो ने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। फिर उन सारे हिस्सों को अगर जोड़ा जाए तो फिर उसका एक क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ। उस पर किसी को संदेह नहीं कि ये मेगस्थनीज ने नहीं लिखा। मेगस्थनीज वहां पे एक बात कहता है कि जो भारतीय हैं उनको अपनी 153 पीढ़ियों का इतिहास ज्ञात है, और उन 153 पीढ़ियों में 13 राजवंश हैं। मैं राजाओं की बात नहीं कर रहा, मैं राजवंशों की बात कर रहा हूं। इसमें 13 राजवंश हैं। अगर 153 पीढ़ी जो हैं, अगर हम उसमें से एक को 50 साल भी दे दें तो हमारे पास 7,500 साल का एक समय का अंतराल आता, 7,500 का। और हमारी एग्जैक्ट तिथि वो फिर से एक बार आती है कि 5000, मेरा ये मानना है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो 5500 ईसा पूर्व के आसपास कहीं हुआ था। ये 3101 की जो तिथि है इसको भी भविष्य में चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी तिथि वो जो आ रही है मेगस्थनीज के इंडिका से, उससे भी टैली हो रहा।
और मैं आपको इस चीज का बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग किसी भी तीर्थ पे जाएं, हमारे उज्जैन के जो हमारा क्षिप्रा तट का घाट है सिद्धवट, आप गया में चले जाएं, उसके बाद आप हरिद्वार के हर की पौड़ी पे चले जाएं, आपके परिवार का कम से कम 7 से 8 पीढ़ी का इतिहास उनकी पोथी में मिल जाएगा। इसलिए इस बात पे भरोसा हम लोग कर सकते हैं कि जो मेगस्थनीज कह रहा है वो गलत बात नहीं कह रहा होगा। तो ये भारतवर्ष है। जब अभी बात हुई ना कि भारतवर्ष क्या है, ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष को ये इतिहास की देन वही है जहां पे कल्हर और बिल्हर ने भी इतिहास लिखा। और जो लोग कई बार ये कहते हैं ना कि अरे भारत का नाम कहां से आ गया, अभी हम लोग भारत की बात करते हैं, सिर्फ ये कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिस्सा नहीं है। जिन लोगों ने उड़ीसा विजिट किया हो, कभी खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं देखी हो, वहां पे खारवेल नाम का एक बड़ा शासक हुआ, जैन शासक था, उसके अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है और वो अभिलेख 2000 साल पुराना है और पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है। जो शक आए थे, शकों का तो हमारे उज्जैन में आक्रमण हुआ था, हमारे विक्रमादित्य ने हराया था उनको, तो आप नासिक के नाड़े घाट के अभिलेखों को आप देखिए, उसके अंदर आपको भारतवर्ष का जिक्र मिलेगा। बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मिलकर भारतवर्ष बना। रही बात एक और कि सभ्यताओं का जो पराभव हुआ, जो उत्कर्ष हुआ और उसकी जो औदार्यता रही, जब हम कहें कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी, मैं यहाँ पे भगवान सिंह को भी कोट करना चाहूंगा, वैदिक हड़प्पन करके उनकी बड़ी किताब है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए। दूसरी चीज, एक बीबी लाल साहब की बड़ी अच्छी किताब है, उनकी किताब है ये लिटरेचर और साहित्य, लिटरेचर और आर्कियोलॉजी को जोड़ते हुए महाभारत के ऊपर, हाँ सरतीस फ्लूस का भी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का जो कंसेप्ट आया, जिसपे सिंधे साहब भी काम कर रहे हैं, भारतवर्ष में इस समय 1600 के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले पूरा स्थल हैं। रातीगढ़ी में मुझे, जहां पर सर ने अभी डीएनए वगैरह का बड़ा काम किया, उसे मुझे 1999 में और 2000 में एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। उस समय मैंने हरियाणा में ये जो नारनौल के पास, नारनौल तहसील में ये जो पूरा स्थल है, वहाँ की खुदाई की थी। तो हमारे पास जो डीएनए वाला पक्ष है, सर तो उसके विशेषज्ञ हैं। एक और बात बताता हूं, एक मोनिका कार्मिन नाम की एक विदुषी हुई हैं जो डीएनए की एक्सपर्ट हैं, सर ने शायद उनका काम देखा होगा। करीब 100 लोगों ने मिलकर एक रिसर्च पेपर लिखा और उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर काम किया। क्रोमोसोम हम सब लोग जानते हैं कि XX क्रोमोसोम जो होता है महिलाओं में होता है, XY जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ पुरुषों में होता है। अब उन्होंने क्रोमोसोम की जो स्टडी की, उस स्टडी का जो एक महत्वपूर्ण पहलू आया कि पिछले 5500 साल में Y क्रोमोसोम का एक बॉटलनेक बना, Y क्रोमोसोम का। अब और अगर Y क्रोमोसोम का बॉटलनेक बना तो कैसे बना? उनका कहना है कि 5,500 से 6,000 7,000 साल पहले के आसपास ये कहीं घटना हुई। अब हम फिर से महाभारत में आए और महाभारत के युद्ध की बात करें। महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 दिन तक युद्ध चला। 10 दिन तक पितामह लड़े थे, भीष्म पितामह, और उसके बाद 95 दिन उन्होंने प्रतीक्षा की सूर्य के उत्तरायण में आने का, उसके बाद उनका निधन हुआ। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का उल्लेख मिलता है। उस समय का जो अनुमान कुछ विद्वानों ने किया है कि 40 लाख के आसपास जो पुरुष थे उनकी मृत्यु हुई, युद्ध और युद्ध के उपरांत। अगर हम लोग इस संख्या को थोड़ा सा कम भी कर दें, 90% भी मान लें, तो XX क्रोमोसोम की संख्या तो बढ़ गई, Y क्रोमोसोम तो खत्म हो गए, क्योंकि उतने लोग युद्ध में मारे गए। क्योंकि Y क्रोमोसोम कैरी करने वाला जो है वो तो पुरुष वर्ग था, और उस युद्ध में शामिल होने के लिए दुनिया भर के लोग आए थे, भागदत्त से लेके इराक से लेके बहुत सारे लोग आए थे। अगर आप जब उस समय के भूगोल की, अभी तिवारी सर ने एक बात की थी, ये भूगोल से लेके बात की, तो इतिहास की यात्रा बिना भूगोल के हो नहीं सकती, तो आपको उसका इतिहास भी समझना पड़ेगा, भूगोल को भी समझना पड़ेगा। तो इराक, बगदाद जो है, वहां से भागदत्त और इंडोनेशिया, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे युद्ध में पार्टिसिपेट किया। तो जो ये Y क्रोमोसोम कम हुआ,
उस पेपर में कहीं महाभारत का जिक्र नहीं है कि महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन उनका जो कालखंड है वो 5,500 से 7,000 साल के आसपास आता है। तो ये जो युद्ध हुआ इतनी बड़ी संख्या में, किसी भी युद्ध में, किसी साउथ ईस्ट एशिया में कहें कि कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती कि उस टाइम फ्रेम में इतना बड़ा कोई वार हुआ हो जिसके चलते ना कोई उस कालखंड में इतनी बड़ी महामारी आई हो कि इतने सारे लोग मारे गए हों और जो क्रोमोसोम की जो है बॉटलनेक कंडीशन बनी हो। बिल्कुल, यानी कि उस तरीके से बहुत सारी जो तथ्य हैं उससे स्पष्ट होता है कि महाभारत हाँ। हुआ था। तो आनंद आप। मैं तो आदरणीय श्रीराम तिवारी जी से एक निवेदन करूंगा इस मौके पर कि अगली बार आपको एक साथ नहीं करना है। ये पुरातत्व का अलग होगा, धर्म का अलग हो गया, आध्यात्म का अलग होगा, इतिहास का अलग होगा, भूगोल का अलग होगा और डॉक्टर का अलग होगा। हैं? और डॉक्टर का अलग अब होगा। आध्यात्म डॉक्टर जो भी, लेकिन होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, ये जरूरी है ना, जिस हिसाब से हम लोग को सुनने मिल रहा है और चूंकि समय का पाबंदी है, मर्यादा है, इसलिए आप लोगों को बीच में रोकना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग की तो बहुत इच्छा थी कि लगातार आपको सुना जाए। राजेंद्र गुप्ता जी हम लोग के बीच में है और उनको कविता पाठ भी करना है और अपनी कुछ बात भी रखना है। तो मैं आदरणीय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप कविता। ये कविता है जिसका शीर्षक है सिकंदर। डायरेक्टली जो हमारी सारी बातचीत चल रही है महाभारत, उससे जाहिरा तौर पर इसका कोई ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है, लेकिन बड़े संदर्भों में देखा जाए तो महाभारत को हम सिर्फ भारत का एक महायुद्ध न मानकर अगर देखें तो पूरी दुनिया में हमेशा से और आज भी और शायद आगे आने वाले कल भी महाभारत हो रहे हैं, महाभारत होते रहेंगे। अध्यात्म के नजरिए से कितना हम सीखे हैं वो सामने है। मुझे नहीं लगता इतिहास से या चीजों से इंसान कुछ सीखता है। वो एनालाइज खूब कर लेता है, उस पर खूब बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन जो चर्चाएं कर रहा है वो खुद कितना सीख रहा है या नहीं सीख रहा, मुझे लगता है वो उसे खुद ही पता है। क्योंकि अदरवाइज ये कैसे हो सकता है कि लगातार युद्ध होते रहे हैं, हो रहे हैं, और आज क्या है, क्या पीछे सिर्फ एक मैं, अहम, लालच, स्पर्धा, कंपटीशन। सबसे पहले बच्चे को कंपटीशन सिखाया जाता है। देख उसके इतने नंबर आए हैं, तेरे कितने आए बेटा। उसमें एक हीन भावना क्रिएट की जाती है। वो दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है और हम इसे शाबाशी देते हैं, इनाम देते हैं, और फिर हम कहते हैं वो अध्यात्म सीखे और वो लड़े ना, वो झगड़े ना। कितना विरोधाभास है बिल्कुल सही। हमारी एजुकेशन में, हमारी सोच में, परवरिश में, हमारी समाज की, घर में, हर जगह सिर्फ। तो ये सारी बातचीत मुझे बेमानी सी लगने लगती है। बात के लिए बात है, दरअसल कोई बात ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो पूरी दुनिया के जो छोटे छोटे महाभारत हुए हैं उनसे जोड़कर देखने की एक कोशिश है। ये अबाई कुनानबाएव की कविता है। मुझे नहीं मालूम किस भाषा की है। अच्छा जी, कज़ाक। वरयाम सिंह जी ने उसका अनुवाद किया है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि दुनिया को याद है सिकंदर का नाम और काम। मकदूनिया ने राजसत्ता सौंपी थी उसके हाथ। फिलिप्स का ऐसा पुत्र था सिकंदर, ख्याति प्राप्त करना जिसका लक्ष्य था एकमात्र। 21वें वर्ष में प्रवेश किया था सिकंदर ने, जब मृत्यु को प्राप्त हुए सम्राट फिलिप्स। आकार और आबादी में उसे अपना देश छोटा लगा तो ईर्ष्या के साथ देखने लगा पड़ोसी देशों की ओर।
आकर्षित करने लगा सिकंदर को इन देशों का वैभव। खड़ी की फौज और धावा बोल दिया उनके नगरों पर। जीतते गए अनेक नगर, सम्राटों को उतारा सिंहासन से, खेतों, ढोरों और मनुष्यों को कुचल डाला निर्ममता से। असंख्य लोगों का रक्त बहाया उसने नदियों और समुद्रों में, मौत के घाट उतारा अनगिनत निर्दोष लोगों को, और उसके रक्त सने कारनामों के किस्से आज भी जिंदा लोगों की यादों में। अपराजयों को धूल चटाई उसने, अपने ही देश को जैसे पराया बना डाला उसने। खानों, सुल्तानों और राजाओं की खुशियों को मिट्टी में मिला डाला सिकंदर ने। दिन ब दिन बढ़ता गया उसका लालच। दिन ब दिन बढ़ता गया उसका लालच। पूरा विश्व उसे छोटा पड़ने लगा। उसके बारे में कहने लगे खुशामदी, सम्राटों के सम्राट हैं हमारे सिकंदर। उसकी विजय के संदेश कोने कोने तक पहुंचाए दूतों ने, और दूर दूर तक फैलती रही कीर्ति पताका उसकी। तूफानों की तरह रौंद डाले देश के बाद देश। खूनी फसल काटते रहे सर्वत्र उसके सैनिक। निष्ठुर, निर्मम, साहसी और खून का प्यासा बादलों से भी ऊपर उड़ता रहा सिकंदर का बाज। न हरे भरे खेत देशों में, न विस्तृत मरुस्थलों में कहीं नहीं दिखा सिकंदर को अपनी सीमा का अंत। एक बार बंजर रेगिस्तान में कहीं भटक गया अचानक सिकंदर महान। झुलसती गर्मी में प्यास का मारा विवश हुआ निर्जल रहने को। भूख प्यास में तड़प रहे थे सैनिक। नियति के अधीन वो प्रार्थना कर रहे थे मृत्यु की। अपनी तलवार